जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि बच्चों का सोचना एवं सीखना। आखिर बच्चे सोचते कैसे हैं और अधिगम कैसे करते हैं, यानी सीखते कैसे। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों के सोचना एवं सीखने के बारे में, तो बच्चे सोचते कैसे, आखिर वो कौन सी क्रिया है या प्रक्रियाएं हैं जिससे बच्चे सोचते हैं और अपने अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। सोचना एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है। सोचना कैसी प्रक्रिया है? थिंकिंग इज अ हाई मेंटेलिटी प्रोसेस। सोचना एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञान को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सोचना कैसी प्रक्रिया है? सोचना एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे ज्ञान को क्या करती है? संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हमारे जो ज्ञान का संगठन है, यानी ज्ञान का जो संचयीकरण है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जो स्मृति, प्रत्यक्षीकरण यानी हमारी जो याद करने की क्षमता है, अनुमान लगाने की क्षमता, कल्पना शक्ति आदि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, यह भी शामिल होती हैं। यह किसमें? सोचने में। ठीक है, बालक के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, वस्तुएं, दृश्य, घटनाएं आदि सामने दिखाई देते हैं और बालक उनके बारे में सोचता और सीखता है। यानी जैसे ही बालक के सामने कई प्रकार की समस्याएं, जैसे कुछ वस्तुओं के रूप में, दृश्य के रूप में, घटनाओं के रूप में आदि जो सामने दिखाई देते और बालक उनके बारे में क्या करता? सोचता और सीखता। यानी जैसे ही बालक के सामने कोई समस्या आ गई, कोई वस्तुएं आ गई, कोई सीन आ गया, कोई दृश्य आ गया, कोई घटनाएं आ गई, जैसे ही बालक के सामने दिखाई देते हैं, तो बालक उनके बारे में क्या करता है? उन समस्याओं के समाधान करने के बारे में सोचता है और सोचकर उस जो है तो उन समस्याओं का समाधान के बारे में क्या करता है? सीखता है। यानी जैसे मान लीजिए कि उसके पास एक समस्या आ गई कि अब परीक्षाएं चालू हो गई। जैसे ही बालक को पता चला कि उसकी जो कक्षा 5 की जो परीक्षाएं वह प्रारंभ होने वाली हैं, बालक तत्काल तैयार हो जाएगा और रिवीजन में क्या हो जाएगा? वह लग जाएगा, ताकि वो परीक्षा को क्लियर कर सके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बालक में सोचने की प्रक्रिया का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यानी जो बालक में सोचने की जो विकास की प्रक्रिया, यानी सोचने का जो थिंकिंग एबिलिटी है, यह एक निश्चित क्रम में होती है। यानी यह जन्मजात नहीं होती, यह एक समय बाद बालक में आती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर बच्चों का सोचना, यानी बालक जो होता है वह किसके आधार पर सोचता है? प्रत्यक्षीकरण में। जैसे बच्चों में इस प्रकार की सोच एक आधार वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। जो बच्चों में इस प्रकार की सोच है, यानी प्रत्यक्षीकरण, जैसे ही बच्चे के सामने, बालक के सामने कोई प्रत्यक्ष रूप में कोई समस्या आ गई, कोई घटना आ गई, कोई वस्तु आ गई, तो बालक क्या करता है? इन परिस्थितियों में प्रत्यक्षीकरण के कारण जो है तो बालक में चिंतन शक्ति यानी सोचने की क्षमता आती है। ठीक है, बालक जिन वस्तुओं व परिस्थितियों को देखता है, उसके आधार पर वह अपने ज्ञान का संचय कर अपनी सोच का विकास करता है। ठीक है, जैसे बालक के सामने कोई वस्तु आ गई या फिर कोई परिस्थिति आ गई, यानी मान लीजिए कहीं पे अगर 100 रुपये गिरा है, तो बालक ने जैसे ही देखा कि वहाँ पे कोई वस्तु गिरी हुई, बालक के दिमाग में तुरंत ये थिंकिंग आ गई कि इस जो नोट हो, जो चूंकि ये नोट है, इसको अगर उछालेंगे, ठीक है, उठा के वह अपने जेब में रख लिया, तो बालक के सामने कैसी परिस्थिति आ गई? बालक के सामने परिस्थिति आ गई कि रोड पे 100 का नोट गिरा है। बालक ने क्या किया? रास्ते से जा रहा था, उतरा और वहां पे 100 का नोट ले लिया। तो जैसे ही बालक के सामने कोई परिस्थिति आ गई, कोई वस्तु आ गई, तो उस वस्तु या परिस्थिति के आधार पर वह अपने ज्ञान का संचय, अपने दिमाग ज्ञान का संचय क्या किया कि इस नोट को जो है तो उठाकर हम जेब में रख लें। ठीक है, अपनी सोच का विकास किया। वहां पे बालक ने क्या किया? सोच का विकास किया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरा कल्पना के आधार पर। पहला हमने देखा प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, अब हम देखेंगे कल्पना के आधार पर। जब वस्तु हमारे सामने उपस्थित नहीं होती तब उसकी कल्पना की जाती है। ठीक है, जैसे कल्पना के आधार पर सोचना कैसे, जैसे कोई स्थान वस्तु जब हमारे सामने नहीं होती, जैसे हम एक जगह बैठे हैं और हमारे सामने क्या ताजमहल नहीं है, लेकिन हम बैठे बैठे ही ताजमहल के बारे में सोचने लगते हैं। बालक वस्तु की मानसिक प्रतिमा बनाकर अपने ज्ञान का संचय करता है। यानी बालक क्या करता है कि जैसे ताजमहल की फोटो अपने दिमाग में ही ऐसे सोच लिया कि ताजमहल जो है तो सफ़ेद है, संगमरमर का बना है ना। इस प्रकार वो क्या है, वह एक स्थान पर बैठे बैठे ही अपनी मानसिक अपने दिमाग में उसका चित्र बनाकर अपने ज्ञान को क्या करता है, वह संचय करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर क्या, प्रत्ययों के आधार पर सोचना। तो उच्च प्रकार की सोच, विचारात्मक सोच बालकों में इस अभिव्यक्ति तभी आती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण होता है। ठीक है, बालक में कोई जितने अधिक प्रत्यय निर्मित होते हैं उसमें उतना ही अधिक प्रत्यात्मक सोच पाई जाती है। प्रत्ययों के आधार पर सोचना कैसे, उच्च प्रकार की जो सोचने की और विचार करने की जो क्षमता है, यह बालकों में इसकी अभिव्यक्ति तभी होती है, यानी उच्च प्रत्ययों की, जब बालक में प्रत्ययों का निर्माण होता है। प्रत्ययों का निर्माण मतलब चिंतन का निर्माण, यानी चिंतन शक्ति का निर्माण। ठीक है, बालक में जितने अधिक चिंतन या प्रत्यय निर्मित होते हैं, बालक में उतने ही अधिक प्रत्यात्मक सोच जो है तो पाई जाती है। ठीक है, स्थान, आकार, भार, समय, दूरी, संख्या आदि संबंधी प्रत्यय बालक में प्रारंभिक स्तर पर ही बन जाते हैं। यानी बालक क्या करता है, एक स्थान के बारे में, उस आकार के बारे में, भार के बारे में, है ना, समय, दूरी, संख्या आदि जो इससे संबंधित जो प्रत्यय हैं वह प्रारंभ से ही बालक में बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे देखते हैं तर्क के आधार पर सोचना। तर्क के आधार पर सोचना यानी सबसे उच्च प्रकार इसका विकास बालक में भाषा सोच संप्रेषण के आधार पर होता है। यानी तर्क के आधार पर कैसे, चिंतन शक्ति के आधार पर सोचना। जैसे इस सोच है, इस सोच का विकास क्या होता है बालक में, भाषा सोच संप्रेषण के आधार पर होता है। यानी जब बालक क्या सीखता, भाषा सीखता है, तो भाषा सीखते समय ही बालक में तर्क के आधार पर जो है तो यह सोच विकसित होती है। जैसे बालक जैसे ही भाषा सीख लिया तो भाषा सोच संप्रेषण, यानी जब भाषा का वह संप्रेषण करता है, यानी भाषा का आदान प्रदान करता है, तो कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यह जो उसके अंदर जो चिंतन शक्ति आती है, तर्क शक्ति आती है, इसका विकास होता है ना। इसके आधार पर जो है तो तर्क के आधार पर बच्चा सोचने का प्रयास करता है। ठीक है, अनुभव के आधार पर सोचना यानी बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन सोच का विकास करता है। पूर्व अनुभव यानी बालक ने इससे पहले कभी कोई कार्य किया हो, है ना, और जैसे ही उसके सामने कोई दूसरी परिस्थिति आ गई तो उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ, हमने इस परिस्थिति में इस प्रकार इस कार्य को किया था। जैसे बालक के सामने क्या, अगर वह फिर से रास्ते से जा रहा, फिर उससे 500 का नोट मिल गया, तो उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, पिछली बार तो मुझे 100 का नोट मिला था और मैंने उठा लिया था, लेकिन इस बार मुझे अगर 500 का नोट मिलेगा तो मैं उसको उठा लूंगा। तो इस प्रकार क्या करता हुआ नवीन सोच का विकास करता है। इस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में स्थायी ज्ञान का सर्वोत्तम साधन है। जो इस प्रकार की जो थिंकिंग है, इस प्रकार की जो सोच है बच्चों में क्या होती है, यह स्थायी ज्ञान का एक कैसा साधन है, सर्वोत्तम साधन है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बालक के सामने परीक्षा आ गई। अब परीक्षा जब आई तो बालक ने पढ़ना प्रारंभ किया, तो जैसे ही परिस्थिति उसके सामने आई उसके दिमाग में जो है तो वह क्या, वह पढ़ना प्रारंभ किया, क्योंकि वह पूर्व अनुभव के आधार पर था। पिछली बार भी उसने कक्षा 5 की एग्जाम दिए थे, इस बार कक्षा 6 की एग्जाम देगा, है ना। तो ये क्या है, यह इसका जो ज्ञान होता है वह स्थायी ज्ञान होता है और यह सर्वोत्तम साधन माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर क्या, रुचि के और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। यानी रुचि क्या होती है, लगन, और जिज्ञासा बच्चों में जानने की इच्छा होती है। ठीक है, रुचि का मतलब होता है किसी भी कार्य में करने की रुचि करना। रुचि का मतलब एक तरह से होता है लगाव।
रुचि एवं जिज्ञासा भी बच्चों में सोचने की योग्यता का विकास करते हैं। क्या करते हैं? योग्यता का विकास करते हैं। यानी जैसे ही बच्चों में ज़्यादा रुचि होगी, है ना, जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाएगी, लगाव बढ़ता जाएगा, तैसे तैसे बच्चों में क्या होगा, सोचने की जो क्षमता है उसकी जो जो योग्यता उसमें विकास होता रहता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों में रुचि व जिज्ञासा को जागृत करने की कोशिश करें। इसलिए जो शिक्षक होते हैं तो वह उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें यह प्रयास करना चाहिए कि जो बालक में सोचने और चिंतन करने यानी जिज्ञासु बनने की जो इच्छा है वह अधिक बढ़ सके। ठीक है, जिससे बच्चे क्या अधिगम कर सके। ठीक है, अनुकरण के आधार पर सीखना, बच्चे अपने आसपास के लोगों को कार्य करते देखकर ही उन्हें उनके जैसा कार्य करने के बारे में सोचते हैं। तो बच्चे क्या सीखते हैं, अनुकरण के बारे में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए पड़ोस में कोई कर रहा है जैसे, तो वह जो पड़ोसी में या अपने समाज में जो लोग करते हैं, परिवार में करते हैं, तो उसमें जो बालक देखता है कि मेरे माता पिता यह कार्य कर दो, बालक भी क्या करता है, उसी कार्य को करने लगता है। जैसे मान लीजिए माता पिता अगर मिट्टी ढो रहे हैं, है ना, खाना बना रहे हैं, तो बालक भी क्या करेगा, खाना बनाने लगेगा, कहीं कपड़े धुलने लगेगा, कहीं नल चलाने लगेगा। तो इस प्रकार क्या करता बालक, क्या करता अनुकरण के आधार पर क्या करता, अपनी चिंतन शक्ति का विकास करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने प्यारे साथियों देखा कि बच्चे सोचते कैसे, अब हम देखेंगे कि बच्चे सीखते कैसे। ठीक है, हमने अभी क्या देखा, बच्चे सोचते कैसे हैं, तो कैसे सोचते हैं, अनुकरण के आधार पर, तर्क के आधार पर, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, है ना, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, समस्या के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर। अब हम देखेंगे कि बच्चे बालक सीखते कैसे। ठीक है, तो सीखना एक क्या है, प्रक्रिया है। जैसे सोचना एक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, उसी तरह सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है जो जन्म के बाद से चालू होती है। यानी बालक का जैसे ही जन्म होता है तैसे ही वह क्या करता है, वह सीखना प्रारंभ कर देता है, और यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने को हम अधिगम भी कहते हैं। अधिगम कैसी प्रक्रिया, यह एक जन्मजात प्रक्रिया है ना। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यानी जैसे ही हमने कोई कार्य सीखा, कोई ज्ञान हमने सीखा, उस ज्ञान को हमने आत्मसात करके अपने व्यवहार में क्या कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया, है ना। जैसे हमने क्या सीखा कि हमें जो है तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। जैसे ही हमने क्या किया, सीखा कि हमें सही बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हमने क्या किया, उसको आत्मसात कर लिया, उसको अपने व्यवहार में उतार लिया। उसके बाद हमने कभी झूठ नहीं बोला। तो इस प्रकार क्या है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। गिट्स क्या कहते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, सीखना है। यानी अनुभव एवं प्रशिक्षण, यानी बालक ने कोई कार्य अनुभव किया, कोई ज्ञान का अनुभव किया और उसका क्या किया, प्रशिक्षण किया। तो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, सीखना कहलाता है। ठीक है, यानी हमने किसी किसी ज्ञान को अर्जित किया, उसको क्या कि प्रशिक्षण किया, है ना। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, सीखना है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। यानी वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं कि सीखना जो है, यानी जब हम सीखेंगे तो वह जैसे जैसे हम सीखेंगे तैसे 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 हमारा जो विकास है वह होता रहेगा। यानी समय के अनुरूप जो है, परिस्थिति के अनुरूप सीखते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले छोटा रहता है, छोटे होने के बाद वर्ण, है ना, काखा गागा ये वगैरह सीखता, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, किताब पढ़ना, है ना, बोलना लिखना। तो इस प्रकार जो है, तो यह जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तैसे तैसे हमारा विकास होता रहेगा। ठीक है, इस स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी सीखना क्या है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया जो उत्तरोत्तर यानी अपने व्यवहार में क्या सामंजस्य स्थापित करना। यानी हमने कोई ज्ञान सीखा, हमने उसको अपने व्यवहार में उतार लिया, और उस व्यवहार को हम क्या, उस व्यवहार और उस अधिगम में हमने क्या सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बालक है, ये सीखा कि हमें जो है तो
क्या करना चाहिए, जैसे हमें स्कूल रोज जाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे ने क्या सीखा कि अगर हमें विद्यालय रोज जाना चाहिए, विद्यालय जाने से क्या हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। तो बालक क्या करता है, स्कूल रोज जाता है, क्योंकि उसने सीखा और उस सीख को उसने क्या किया, अपने व्यवहार में उसको सामंजस्य स्थापित कर लिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गिलफोर्ड महोदय क्या कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यानी व्यवहार के कारण कैसे, जैसे बालक ने सीखा कि हमें व्यवहार में हमेशा जो है तो दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब उसने व्यवहार में क्या, व्यवहार यानी दूसरे का व्यवहार क्या देखा कि भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या कर रहा, मदद कर रहा है। तो उस व्यवहार में क्या कर लिया हुआ है, परिवर्तन, यानी अपने व्यवहार में भी उसने क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया, यानी वह भी दूसरे व्यक्ति की तरह दूसरों की मदद करने लगा। तो यह क्या हो गया, व्यवहार में व्यवहार के कारण परिवर्तन। यानी जैसे ही हमने किसी दूसरे व्यक्ति को व्यवहार करते देखा, हमने तुरंत अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, है ना। यह किसने कहा, गिलफोर्ड महोदय ने। क्रो व क्रो क्या कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी हम अपनी आदतों से ज्ञान सीखते हैं, अपनी अभिवृत्तियों से ज्ञान सीखते हैं। तो उन अभिवृत्तियों का क्या अर्जन है, यानी सीखना क्या, आदतों का, ज्ञान का एवं अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। यानी जैसे ही हमने किसी अच्छी आदतों का अर्जित कर लिया, अच्छे ज्ञान को अर्जन कर लिया, है ना, अभिवृत्तियों को अर्जन कर लिया, तो उसको जब हम अर्जन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर सीखने बात करें तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, है ना, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों को 2 भागों में बांटा है। उन्होंने कितने नियम भागों में बांटा है, 2 भागों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से नियम है। पहला नियम है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम का मतलब होता है जो मेन नियम होता है, ठीक है। तो इस ये वाला क्या, पहला है तत्परता का नियम। तत्परता नियम मतलब कैसे, जैसे कोई कार्य अगर हम सीख रहे हैं तो उस कार्य में क्या हो जाएगी, हम तत्पर हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ने में क्या हो, एकदम लीन हो जाएगा, हमारे सामने कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वह कैसा नियम हो गया, तत्परता का नियम। यानी हम किसी भी कार्य में अगर सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो उसमें बिल्कुल लीन हो जाना, तत्पर हो जाना, ठीक है, जब तक उस कार्य को सफल नहीं हो जाएगी। यह कैसा नियम है, मुख्य नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है, अभ्यास के यानी किसी वस्तु या ज्ञान को अर्जित करते समय हम अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं, है ना। यानी हम जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तैसे तैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। प्रभाव का नियम, यानी कोई वस्तु अगर हम, कोई ज्ञान है, कोई वस्तु के कोई व्यवहार अगर हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव के कारण हम क्या करते हैं, उस वस्तु को या उस ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। गौण नियम क्या कहते हैं, बहुप्रक्रिया, यानी बहुप्रक्रिया, यानी कोई समस्या हमारे सामने आ गई, हम उस समस्या के समाधान के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो यह कौन सा नियम है, गौण नियम है। मानसिक स्थिति, यानी हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हम अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर उस वस्तु को या उस ज्ञान को, उस व्यवहार को अर्जन करने, उस ज्ञान को सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आंशिक क्रिया, यानी जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आ गई, जैसे मान लीजिए बालक है, बालक के पास क्या है कि पाठ्यक्रम को क्या किया, बालक ने आंशिक रूप में क्या किया, यानी छोटे छोटे भागों में उस समस्या को हम बांटकर उस समस्या का समाधान करते हैं। जैसे पाठ्यक्रम है ना, अब पाठ्यक्रम को पढ़ाया जा रहा है तो पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, तो इस प्रकार क्या है, अध्यायों के माध्यम से पढ़ाया। अगर बच्चे को इकट्ठा ही पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा दिया जाएगा तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। तो इस प्रकार क्या है कि हम समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आप साइकिल सीख रहे हैं। मैं प्यारा सा उदाहरण दूंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। आप साइकिल चला रहे हैं, आपके साइकिल का क्या हो गया, चैन उतर गया। जब आपके साइकिल की चैन उतर गई तो आपके सामने एक समस्या आ गई। अब आप अपने दिमाग में लाएंगे कि मैं इस साइकिल की चैन कैसे चढ़ाऊं। तो आप क्या करेंगे, साइकिल को पहले उतरेंगे, साइकिल उतारने के बाद क्या करेंगे, साइकिल खड़ी करेंगे, साइकिल खड़ी करने के बाद क्या करेंगे, आगे की चैन उतारेंगे तब ना पीछे की चैन उतरेगी, है ना। तो उससे क्या है कि आपने उस समस्या को छोटे छोटे भागों में क्या कर लिया, बांट लिया और अपने ज्ञान को वर्धन
कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समानता या सदृश्यता के आधार पर, यानी कोई समस्या है, जो समस्या क्या है कि वो समानता या सदृश्यता, यानी एक समस्या दूसरी समस्या के जैसे, जैसे आपने क्या किया कि आपने अपनी साइकिल का चैन उतराया, फिर अगली बार क्या आ गया, फिर वही समस्या आ गई, तो आपने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर आपने यह सोचा था कि हमने जो है तो साइकिल की चैन इस प्रकार चढ़ाई थी, तो आपने क्या किया कि उसी समानता और सादृश्यता यानी उसी के आधार पर फिर से आप वही क्रिया करेंगे, है ना। फिर क्या, साहचर्य का परिवर्तन, इसमें जो है तो अपनी क्रियाओं के परिवर्तन के कारण ही हम जो है तो सीखते हैं। ठीक है, तो यह कौन सा नियम है, गौण नियम है, यानी बहुपद क्रिया, मानसिक सादृश्यता या समानता, साहचर्य और आंशिक क्रिया। ठीक है, मुख्य नियम में क्या, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सीखने के सिद्धांत के बारे में। कुछ सीखने के सिद्धांत हैं। तो सीखने के सिद्धांत में बात करें, सीखने का संबंध प्रक्रिया का संबंध, सीखने का संबंध प्रतिक्रिया का संबंध। ठीक है, यह किसने दिया, पावलोव रूस के थे, उन्होंने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक प्रकार के उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। उद्दीपक का मतलब होता है भावना, यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो यह सीखने का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसने दिया, यह पावलोव ने दिया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। उद्दीपक का मतलब क्या होता है कि उद्दीपक का मतलब होता है कि कोई हमारे अंदर की भावनाओं का जागृत होना है ना। एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है, यानी जैसे ही हमारे अंदर कोई भाव जागृत हुआ, भावनाएं जागृत हुई, हमने क्या किया, उसको अपने प्रतिक्रिया यानी अपने व्यवहार में उसको शामिल कर लिया और क्या कर लिया, हमने सीखने का प्रयास किया। यानी जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या आ गई, हम जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आ गई तो हमारे दिमाग में वह समस्या के समाधान के बारे में क्या बातें आ जाती हैं। जैसे हमने आपको बढ़िया प्यारा सा उदाहरण दिया कि आप क्या रास्ते से जा रहे हैं, आपको नोट मिला, यानी जैसे ही आपके सामने एक समस्या आई, आपके दिमाग में तुरंत आया कि इस नोट को उठा लेना चाहिए, तो आपने उस जैसे ही आपके दिमाग में उस नोट को उठाने की बात आई, आप तुरंत प्रतिक्रिया कर रही है। ठीक है, यानी जैसे ही दिमाग में बात आई कि उठा लें, तो आप तुरंत उठा लिए नोट को, तो उठा प्रतिक्रिया क्या मतलब, आपने नोट को उठा लिया। ठीक है, बालकों में सीखने का विकास स्वाभाविक क्रिया द्वारा होता है, यानी बालक में जो अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं, जो सीखने की जो क्रिया है, वह कैसी होती है, वह स्वाभाविक आधार पर होती है। ठीक ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद क्या है, सीखने का प्रबलन सिद्धांत। यह किसने दिया, क्लार्क हॉल ने। यानी सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, यानी यह किसने दिया है, यह दिया है क्लार्क हॉल ने। उन्होंने क्या कहा कि जो सीखने का आधार है, सीखने का क्या आधार है, आवश्यकता की पूर्ति, यानी हमारी कोई समस्या है, हमें कोई किसी कार्य की आवश्यकता है, किसी ज्ञान की आवश्यकता है, और जैसे ही हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो गई, हमारे जो सीखने की क्रिया वह संपन्न हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें भूख लगी है और हमें भूख लगी है तो हमें भोजन की आवश्यकता है, यानी जैसे ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, हम सीखने की प्रक्रिया कर लेंगे। ठीक है, यह किसने दिया, क्लार्क हॉल ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, इसका प्रतिपादन किया वर्दीमर, कोफ्फा, कोलाहर। इनके अनुसार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति बिना बताए सीख लेता है, जैसे इसे सूझ द्वारा कहते हैं। तो यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, वर्दीमर, कोफ्फा और कोलाहर ने। इन्होंने क्या कहा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति बिना बताए उनको सीख लेता है, इसे सूझ के द्वारा सीखना कहते हैं। जैसे छोटा बालक है, वह क्या किया कि वह दूध पीना सीख जाता है, तो वह कैसे सीखता है, वह अपनी सूझ के द्वारा, यानी जैसे उसे भूख लगेगी, जैसे उसकी आवश्यकता होगी, तैसे ही वह उस कार्य को करने लगता है। क्योंकि दूध पिलाना जो है
तो बच्चे को कोई सिखाता नहीं, वह जैसे ही उसे भूख लगती है वह उसको सीख लेता है, यानी दूध पीना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। इसे कौन सा सिद्धांत कहेंगे? इसे सूच का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे विद्यालय प्रदर्शन उपलब्धि में सफलता प्राप्त करने में क्यों असफल और कैसे असफल हो जाते हैं। तो इसके लिए पहला कारण है परिवेश, विद्यालय का परिवेश। अगर हमारे विद्यालय का परिवेश अच्छा है, हमारे वहाँ की जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण प्रक्रियाएँ हैं, कक्ष है, शिक्षक है, अगर ये अच्छे हैं, यहाँ की सुविधाएं अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, तो बालक सीधी सी बात है अच्छा विकास करेगा। लेकिन अगर वह उसी तरह वहाँ की जो अपोजिट परिस्थितियाँ हैं, वहाँ का ना परिवेश अच्छा है, ना वातावरण अच्छा है, ना पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती है, तो इस प्रकार क्या होता है, बच्चा असफल हो जाएगा। पारिवारिक माहौल, अगर बच्चे का परिवार में भी किसी न किसी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हो, है ना, तो इससे क्या होगा, बच्चे में भी क्या क्या करेंगे, बहुत सारी प्रक्रियाएं के कारण क्या बच्चे असफल हो जाते हैं। अभ्यास का अभाव, बच्चे क्या करते हैं कि नियमित अभ्यास नहीं करते, अभ्यास के अभाव में बच्चे असफल हो जाते हैं। तत्परता की कमी, यानी पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता किसी न किसी कारणवश से, इसके कारण वह असफल हो जाते हैं। स्वस्थ बच्चा क्या होता है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है, जिसके कारण वह अधिगम में असफल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या, शिक्षण विधियाँ। तो अगर विद्यालय की अच्छी जो है तो क्या अच्छी शिक्षण विधि नहीं है, तो इसके कारण भी बालक क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का अभाव, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई मोटिवेट करने वाला व्यक्ति नहीं है ना, मार्गदर्शन का अभाव है, तो इसके कारण बच्चे क्या होते हैं, वह जो है उनकी चिंतन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। बुद्धि, अगर बच्चा अच्छी बुद्धि का तो अच्छा सीखेगा, अगर बच्चा कम बुद्धि वाला है तो कम सीखेगा, तो बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई के दौरान विद्यालय से भाग जाना, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते करते ही विद्यालय से गायब हो जाते हैं, तो इसके क्या कारण क्या होता है, जो विद्यालय में पढ़ाया गया होता है उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये कुछ परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण बच्चे अधिगम में असफल हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ प्यारे साथियों, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, है ना। इस प्रकार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,